नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और बिहार से ही पहली महिला राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। धर्मशिला जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप राजनीति में आई वो कौन सा समय था, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ और अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? मैं शादी के बाद ही राजनीति से जुड़ गई, क्योंकि मेरा परिवार संघ परिवार था और हमारे ससुर जी 4 बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। तो मैं पंचायत अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। वो दरभंगा नगर है हमारा विधानसभा, वहाँ की मैं सबसे पहले पंचायत अध्यक्ष बनी। उसके बाद लगातार मैं 4 बार महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला की बनी। उसके बाद 2 बार प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी बिहार, फिर प्रदेश मंत्री बीजेपी भाजपा बिहार। उसके बाद 2019 के चुनाव में मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई दरभंगा जिले की और मैं फिर से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी और उसके बाद प्रदेश मंत्री भाजपा और आज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी थी, लेकिन बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव देखते हुए मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी बिहार की, और आज भी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी निभा रही हूँ मैं। 3 अप्रैल 2024 को आपने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी। पहली महिला राज्यसभा सांसद का आपको गौरव प्राप्त है होने का बिहार से। ऐसे में कैसे देखते हैं अब तक के 1.5 साल के इस सफ़र को? क्या क्या उपलब्धियां हैं आपके इस कार्यकाल की? अपने बिहार के लिए मैंने बहुत सारे संसद में अपने विचार को रखा, और जैसे दरभंगा में दूसरा एम्स, मखाना अनुसंधान केंद्र और एयरपोर्ट, ये 3 उपलब्धियां हमारे दरभंगे ज़िले की है। वैसे मैं पूरे बिहार की बात करूं तो एम्स, एयरपोर्ट और मेट्रो, घर घर बिजली, सिंचाई, और बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस 1.5 साल की जो ये समय है उसमें हमें संसद में। और मैं पूरी लगन के साथ जो चर्चा होती है सत्र के दौरान, मैं उनको सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने विचार को मैं जनहित में, बिहार के हित में और देश के हित में अपनी बातों को राज्यसभा के पटल पर रखूँ। राज्यसभा में हम बात करें तो प्रश्नकाल की बात करें, हम शून्यकाल की बात करें, हम बात करें निजी विधेयकों की, आपने कौन से विषयों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से इस सदन में रखा है? क्षेत्र के विकास को लेकर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आप लगातार आगे बढ़ रही हैं और सदन में आप जो भी क्षेत्र के विषय हैं उनको उठाती हैं, तो किस तरह का अब तक का जो आपका अचीवमेंट रहा है, कौन कौन से योजनाएं आपकी धरातल पर उतरी हैं? और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की योजनाओं की, हम बात करें राज्य सरकार की योजनाओं की, तो दोनों योजनाओं को लेकर आप किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को कर रही हैं लगातार? सबसे पहला मेरा राज्यसभा के पवित्र मंदिर पटल पर हमने दरभंगा एम्स के लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था, और मैं आज आग्रह किया और कल ही मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र मिल गया, जो कि दरभंगा के मिथिला के शोभन में एम्स बन रहा है, वहाँ भूमि अधिग्रहण का आदेश आ गया। सबसे पहला मैंने यही सवाल रखा था, और जो अभी वो बन रहा है एम्स, दरभंगा की पावन भूमि पे एम्स बन रहा है। दूसरा, हमने WIT विमेंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बारे में हमने राज्यसभा के सदन पे रखा था, जिसमें अभी मैंने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें अपनी समस्याओं को रखा है, चूँकि WIT वो मिथिला क्षेत्र के
में पड़ता है, जहाँ सुदूर गांव की हमारी बेटियां वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे बेटियां होती हैं जो बाहर नहीं जा पा रही हैं पढ़ने के लिए, जो गरीब होते हैं, जिन्हें उतने पैसे नहीं होती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि उस मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा में WIT है तो वहाँ पढ़ाई हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप नहीं है। इसके लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है, उन्होंने पहल भी किया है, काम आगे भी बढ़ा है। और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी सदन खत्म होने के बाद मैं उनसे भी आग्रह करूँगी। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बिहार की बेटियां जो सुदूर गांव में रहती हैं, जो गरीब हैं, समाज के अंतिम शोषित वंचित वर्ग से आती हैं, सभी वर्गों की हमारी बहनें, हमारी बेटियां WIT में, विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, वहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के रोजगार सकती हैं, अच्छी लेक्चरर बन सकती हैं, अच्छी वक्ता बन, मतलब अनेक सारे वहाँ पर मतलब कि वो अपने अंदर जो उनको प्रतिभा है वो निखार करके स्वयं भी आत्मनिर्भर होंगी और अपने पीछे हजारों सैकड़ों बहनों को भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं। जी, आपने महिलाओं की बात की, खुद महिलाएं हैं आप, ऐसे में समझती हैं उन ज़रूरतों को, उन सिचुएशंस को आप जानती हैं जिनसे वो महिला निकल के आती है। 20 साल की अगर हम बात करें, इसमें 2 विषय हैं। 20 साल में जो आपने बदलाव देखे हैं बिहार में, वो क्या बदलाव देखे हैं मुख्यतः? दूसरी बात, महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला शिक्षा की आपने बात की, उनके लिए WIT की आपने बात की, ऐसे में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें उस जगह तक आना होगा। ऐसे में एक ट्रांसपोर्ट विषय है कि उनको सुदूर इलाकों से आना, वो एक विषय है। दूसरा पर्यटन की, उसकी बात करें, परिवहन के अलावा दूसरी बात है उनकी सुरक्षा की। महिला सुरक्षित रहें और शिक्षित हों और स्वस्थ रहें, इन तीनों विषयों को लेकर आप कैसे चलती हैं आगे की ओर? और 20 साल में आपने क्या बदलाव देखा है महिलाओं के नज़रिए से? कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था आज तीसरी अर्थव्यवस्था है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत, हमें गर्व है अपने भारत पर, वो विश्व गुरु बनने वाला है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को दिया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जो विपक्ष की सरकार थी, आपने कहा 20 साल पहले, तो उस समय हमारी बहनें सड़कों के किनारे शौच जाया करती थी। बहुत शर्मनाक स्थिति होती थी वो, जबकि गाड़ी का लाइट पड़ता था उस समय में। तो आज तो बहनों को इज्जत घर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हर घर नल दिया है। और सबसे बड़ी बात कि आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हमारे गरीब बहनें जो पहले इलाज के लिए 20 वर्ष पहले वो अपने जेवर को बंधक रखती थी, उन्हें खेत बेचना होता था, ज़मीन भरना रखना होता था, लेकिन आज वो 5 लाख रुपए की राशि जो मिल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो अमृत का काम किया है। आज हमारे बहनें स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा और घर घर सड़क, 125 यूनिट बिजली फ्री। और बिहार की बात करूं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा बिहार की स्वयं सहायता समूह की बहनों का सबसे पहले वहीं पर उनका उत्थान का शुरुआत किया गया था। और हमारी लगभग 5 लाख बेटियों को जो BA में या BSc में प्रथम आई हैं, उन्हें 50-50 हज़ार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, फ्री एडमिशन है। तो ये बताता है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदल रहा है। बिहार शिक्षित बिहार है, आगे बढ़ता बिहार है, फलता बिहार है, फूलता बिहार है। क्योंकि जब 2005 से पहले विपक्ष की सरकार थी और अभी NDA की सरकार है, तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आज हमारी
बहनें सुरक्षित हैं। आज हमारी बेटियां साइकिल चलाकर स्कूल में शिक्षा लेने जा रही हैं, एक तरह का स्कूल ड्रेस पहन के जा रही हैं, और स्कूल में भी सफाई, सुरक्षा, बेटियों के लिए वेंडिंग सैनिटरी मशीन, बहुत सारी इस तरह के सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए हैं, जो आज हमारी बहनें, आज हमारी महिलाएं, आज देश की हमारी महिलाएं बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल जी, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया केंद्र की योजनाओं के बारे में कि किस तरह से उन्हें धरातल पर लेके आप जा रही हैं, वहीं आपने महिलाओं की शिक्षा की बात की, उनके स्वास्थ्य की भी बात की, रोज़गार को लेके भी आपने बताया कि आपकी क्या योजनाएं हैं। ऐसे में अगर बात करें, जो एक विषय था बिहार में महिलाओं से जुड़ा था, वो शराबबंदी का विषय था, उसका असर आप कैसे देखती हैं? बीच में मांग भी उठी कि इसको वापस लेने की, विपक्ष के कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने इस पे बात भी की। तो कैसे देखती हैं इस शराबबंदी के विषय को? महिलाओं के नज़रिए से एक परिवार को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मिलती है महिलाओं को, वो किस तरह से इस शराबबंदी के बाद से परिवार में बदलाव देख रही हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि शराबबंदी एक सराहनीय कदम है हमारी सरकार के लिए। और जब शराबबंदी नहीं था तो हमारी कितनी बहनों के, हजारों, सैकड़ों, लाखों बहनों के घर उजड़ गए। रोज़ वहाँ झगड़े होते थे, और जो उनका आर्थिक स्थिति था वो शराब में चला जाता था। उन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं बचते थे, खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। आज हमारी सरकार के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में शराबबंदी हुआ, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हुआ, ताकि आज हमारी बहनों के पास आर्थिक स्थिति मजबूत है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही हैं, आज वो अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन दे पा रही हैं, और खुद भी रोजगार कर रही हैं, रोजगार के लिए उन्मुख हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कदम हमारी सरकार ने उठाया महिलाओं के लिए। अब हम बात करें राज्यसभा सांसद के तौर पे, एक लोकसभा सांसद होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं के माध्यम से, MP-लेड के माध्यम से वो विकास की योजनाओं को धरातल पर लेके आते हैं, चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे कोई अन्य विषयों के माध्यम से। वहीं राज्यसभा सांसद की जो भूमिका है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक क्षेत्र नहीं, पूरा राज्य उसका क्षेत्र होता है। ऐसे में जो नोडल क्षेत्र है उसका चयन किस तरह से आपने किया, और उस क्षेत्र में अब तक 1.5 साल के दौरान कौन कौन से विकास कार्यों को आप धरातल पे लेके गई हैं, और कौन कौन सी चुनौतियों का आप सामना कर रही हैं? कि मैं बिहार की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा गृह क्षेत्र मिथिला है, और हम कार्यकर्ता हूँ मैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को देश का सबसे उच्च सदन राज्यसभा के सांसद के रूप में चयनित किया। ये बिहार का गौरव बढ़ाया उन्होंने। इसके लिए बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात कि खेलो इंडिया के तहत जो सांसद निधि है, जो सांसदों को खेल कराना है, तो हमने हमें आरा डिस्ट्रिक्ट मिला है अपने संगठन की ओर से, तो मैंने वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है छात्र छात्राओं का। और बिहार के विभिन्न जिलों में मैंने अपने सांसद निधि को दिया है। कहीं पर हमने भवन दिया है, कहीं स्कूल के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए हमने वहाँ पर भूमि का जो है मिट्टी गिराया है, कहीं गेट दिया है, कहीं सड़कें दी हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट दिया है। हाँ, इस तरह से अपने मिथिला क्षेत्र के साथ साथ मैं बिहार के सभी जिलों में जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हमें कार्यकर्ताओं से मैं बात करती हूँ, अपने जिला अध्यक्ष से बात करती हूँ, और जहाँ वहाँ ज़रूरत होता है वहाँ मैं अपने सांसद निधि को देती हूँ। जी, आपने बात की खेल की, और हम बात करें युवाओं की। युवा और खेल एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं बिहार खेल के विषयों की बात करें तो थोड़ा पिछड़ा महसूस कराया जाता है। ऐसे में अगर आप खेल को लेकर और युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो युवाओं का एक विषय है, वो है पलायन। युवा शिक्षा के लिए हों या रोज़गार के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं।
इस विषय को आप कैसे देखती हैं? पलायन को रोकने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं, या राज्य सरकार की आप बात करें या केंद्र की बात करें, इन दोनों के बीच में आप कड़ी की तरह काम करती हैं। तो पलायन को रोकने के लिए, बिहार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए कौन सी आपकी योजनाएं हैं जिनको आप आगे लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें लगभग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। और अभी हमारी बहनों को महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी गई है। जो हमारी बहनें 10 हज़ार रुपये की राशि से अपने रोजगार को शुरू करें और उसको बढ़ाने के लिए फिर बाद में 2 लाख की राशि उन्हें और दी जाएगी। आपने पलायन की बात किया, तो पलायन उस समय होता था जब हमारे बिहार में जंगल राज था, लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी। उस समय पलायन बहुत हुआ। वो जो जंगल राज था, वो जो अपहरण का उद्योग चलता था, चलती ट्रेन में महिलाओं का बलात्कार होता था, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, वो सीन यानी कि वो दृश्य बिहार वासियों के हृदय में अभी तक है। लेकिन आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में प्रशासनिक ढांचा को मजबूत किया गया, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त एंड दुरुस्त है। इसके बाद महिला रोजगार, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, या फिर मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत हमारी महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं। खासकर मैं मिथिला की बात करूं तो मखाना की खेती करके आज हमारी बहनें काफ़ी सशक्त हो रही हैं। मशरूम की खेती हो रही है, हमारी बहनें सिलाई कटाई सारे मतलब कि अनेक विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो बिहार से जितने IITian होते हैं, अगर आप रिजल्ट उठा के देखें तो वहाँ से बहुत अधिक बच्चे हमारे IITian बनते हैं, IPS बनते हैं। तो मुझे गर्व है अपने बिहार पर और अपने देश पर, चूँकि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिहार बदल रहा है। पहले जब जंगल राज था तो सड़कों पे मतलब गड्ढा होता था, और वो विपक्ष की सरकार इसीलिए उसको सही नहीं करती थी ताकि जो प्रशासन कोई घटना पर जल्दी से नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज हमारी सरकार घर घर तक सड़कों का जाल बिछ गया है, घर घर तक, और आज एकदम बिहार विकसित बिहार की ओर अग्रसर है। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार में, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में बिहार विकसित बिहार बनेगा और हमारा भारत भी विकसित भारत बनेगा। आपने विकसित भारत की बात की, हम बात कर रहे हैं अगले 5 सालों में बिहार को आप कहाँ पाती हैं विकास की दौड़ में? क्योंकि पिछड़े क्षेत्र का उस पर एक टैग लगा हुआ है, पिछड़ा बिहार। ज़्यादातर बात की जाती है तो जो इलाके हैं बाढ़ के समस्या से भी जूझते हैं, पलायन की समस्या भी आपने उस पर भी जिक्र किया। ऐसे में अगले 5 सालों में बिहार को कहाँ पाते हैं? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका ज़मीन पे आना ज़रूरी है ताकि बिहार के विकास को रोका ना जा सके, गति मिल सके? वहीं विकसित भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत बनाने का, कहाँ पाती हैं आप बिहार को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए? कि बिहार में उद्योग लग रहे हैं, और जैसे ही उद्योग लगने लगेंगे पलायन रुक जाएगा। बिहार में शिक्षा के नए आयाम खोले जा रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हर ज़िले में ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है। ये मतलब कि शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें बिहार में काफ़ी बदल गया है। आज बिहारी गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं जी, और हम संस्कारी हैं जी। लेकिन पहले बिहारी कहने में 2005 से पहले वो शर्म आती थी, लेकिन आज तो बिहार बदल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति काफ़ी आशीर्वाद है। बिहार तो उनके हृदय में बसता है। आज बिहार में जो हमारे युवा हैं, निश्चित रूप से पलायन रुकेगा।
हमें भी कितने फ़ोन्स आते हैं, कितने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। बस कुछ ही समय की बात है, अभी हमारी सरकार बनी है और नए नए उद्योग लगने के लिए अभी प्लान हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उद्योग लगेंगे। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, वहाँ पर मेट्रो बन रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, एम्स कितने जिलों में बन रहे हैं, सारी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो निश्चित रूप से युवाओं को पलायन रुकेगा और हमारी बहनें तो आत्मनिर्भर हो ही रही हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया, युवाओं की बात करी, शिक्षा की आपने बात की, स्वास्थ्य की भी बात करी, रोजगार की भी आपने बात की, सभी पहलुओं को आपने बताया कि अंतिम पड़ाव तक लिया जा रहा है और आगे आने वाले 5 सालों में बिहार को विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ाने पे काम हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें संसद में आपकी भूमिका की बतौर सांसद, दूसरा आपके राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा में आप जिस तरह से प्रश्नों के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से या अन्य विषयों के माध्यम से अपने विषयों को उठाती हैं, वहीं महत्वपूर्ण बात होती है संसद की समितियों की। संसद की समितियों को लेकर आप कैसे देखती हैं, किस तरह से संसद की समितियां काम करती हैं और उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? इस संसद की समितियां का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा जो विभिन्न विभाग में काम होते हैं तो उन कामों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है कि नहीं, इसीलिए समितियां की बैठकें होती हैं और उसमें हमारे समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक और सदस्य होते हैं। तो फिर उसमें बैठ कर के जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनके बीच में उन पे डिस्कशन होता है और जो काम अधूरा पड़ा होता है या मंद गति से होता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत होना है 2047 में और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम सभी सांसदों की जिम्मेवारी है कि हम जिस समिति में हैं उन समिति के माध्यम से जो कार्य हैं उनको समाज के हर वर्ग तक, निचली इकाई तक उसका डेवलपमेंट, उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और बहुत सफलता मिली है। समिति में एकदम एकाग्रचित होकर के सभी पहलुओं, सभी बिंदुओं को पढ़ कर के उनमें जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं, उनको समय सीमा देते हैं और फिर उस पर अगले मीटिंग में उससे पूछते हैं, वो काम को पूरा किया जाता है। जी, आपने सड़क से लेकर संसद तक सभी विषयों पे बात की, आपने रोजगार की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की। ऐसे में अंतिम सवाल ये है, आप महिला हैं, बतौर महिला आप उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपको आदर्श मानती हैं, क्योंकि सांसद होना एक आदर्श है। ऐसे में देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश की भी बेटियों को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो भी एक संदेश बाकी आने वाली पीढ़ी को दे सकें? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना, और मैं देश की हर माँ, हर बेटी और हर बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए अवसर को, उसमें वो उस अवसर में वो पहल करें, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, अपने एक लक्ष्य को लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। और हम कहते हैं ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है और सफलता कदम चूमती है। तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती हैं उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन हमें धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने लक्ष्य को लेकर के हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ करके देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हम बिहार की सभी बेटियों को और देश की सभी मातृशक्ति को यही संदेश देना चाहते हैं। जी, संसद टीवी से आपने बात की, सभी महत्वपूर्ण विषयों को आपने कवर किया, आपने बताया किस तरह से अपने क्षेत्र को लेके, अपने बिहार को लेके आगे बढ़ रही हैं और चाहती हैं बिहार तेजी से तरक्की करे और जल्दी विकसित बिहार बने। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से धर्मशिला गुप्ता ने बताया कि उनकी प्राथमिकता बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में हब के तौर पर विकसित करने की है, साथ ही उनका लक्ष्य महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सुरक्षा देना भी है ताकि बिहार की बेटियां देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
साथ ही उनका कहना है कि आपके इस क्षेत्र में वो हर विषय को उठा के आगे बढ़ रही हैं, जिसके वजह से बिहार विकसित बिहार बन सके। आपके सांसद इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।